सुसाइड। क्या पूरी हो पाई शरद की जिम्मेदारियां? बड़ी जिम्मेदारियां थीं शरद के ऊपर। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, महज 35 साल। रजनी सिर्फ 31 साल की थी और सोनू तो अभी 3 साल का ही था। उसने जेब में हाथ डालकर गुटखे के दोनों पाउच को सामने ही रखे बड़े से डस्टबिन में फेंक दिया। देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। शरद को लगा जैसे डॉक्टर का कहा उसके जहन में अगर दवाओं से आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है। अगर आराम नहीं हुआ तो कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे। 5 दिन की दवा दे रहा हूं, उसके बाद दिखाइएगा। तब सोनू पैदा नहीं हुआ था। रजनी के मामा के लड़के की शादी थी। शरद की खुद की शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था। शादी के बाद ससुराल में पहली शादी थी। उन्हें बड़े मन से बुलाया गया था। रजनी के मामा जी का घर बिहार के एक कस्बेनुमा शहर में था। रजनी के पिता, मां, भाई व बहन भी आ ही रहे थे। दफ्तर में छुट्टी की कोई समस्या नहीं थी, इसलिए शरद ने भी जाना तय कर लिया था। ट्रेन सीधे उस शहर को जाती थी। रात में चलकर सुबह सुबह वहां पहुंच जाती थी, पर ट्रेन लेट होकर 10 बजे पहुंची। स्टेशन से ही आवभगत शुरू हो गई। उन्हें 4 लोग लेने आए थे। उन्हीं में थे विनय भैया। थे तो वे शरद के साले, पर उम्र थी उनकी 42 साल। खुद ही बताया था उन्होंने। वे रजनी के मामा जी के दूर के रिश्ते के भाई के लड़के थे। वे खुलते गेहूं रंग के, जरा नाटे पर मजबूत बदन के थे। सिर के बाल घने व एकदम काले थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी व गोल थी। वे बड़े हंसमुख थे और मामा जी के करीबी थे। आइए बाप, उन्होंने शरद को अपनी कॉली में भर लिया। पहली बार आप हमारे यहां आ रहे हैं, स्वागत है। आप बिहार पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं तो पहली बार ही आया हूं साहब। शरद ने भी गर्मजोशी से गले मिलते हुए अपना हाथ छुड़ाया। अरे हम साहब नहीं हैं। जमाई बाब उनके मुंह में पान भरा था। हम आपके साले हैं, नाते रिश्तेदारी में सबसे बड़े साले। नाम है हमारा विनय बाबू। उम्र है 42 साल। सहरसा में अध्यापक है, पर रहते यही हैं। कभी कभार वहां जाते हैं। आप अध्यापक हैं और स्कूल नहीं जाते? शरद ने हैरानी से कहा। अरे स्कूल नहीं काले जमाई बाबू, उन्होंने जोर से पान की पीक थूकिया। नहीं जाते, ससुरे वेतन ही नहीं देते। चलिए अब तो आपसे खूब बातें होंगी। आइए अब चलें। तब तक साथ आए लोगों ने प्रणाम कर शरद का सामान उठा लिया था। वे स्टेशन से बाहर की ओर चले। आप किस विषय के अध्यापक हैं? शरद ने चलते चलते पूछा। हम अंग्रेजी के अध्यापक हैं, उन्होंने गर्व से बताया। हाई स्कूल की कक्षाएं लेता हूं। जमाई बाबू स्टेशन के बाहर आकर सभी तांगे से घर पहुंचे। शरद का सभी रिश्तेदारों से परिचय हुआ। तब शरद को पता चला कि विनय भैया नाते रिश्ते में होने वाले शादी ब्याह के अभिन्न अंग है। वे हलवाई के पास बैठते थे। विनय भैया सुबह से शाम तक हलवाइयों के साथ लगे रहते थे। दूसरे दिन विनय भैया, आइए जमाई बाब, विनय भैया बोले, अब बोर हो गए होंगे, आइए जरा आपको बाहर की हवा खिलाए। सुबह का नाश्ता हो चुका था। शरद अपने कमरे में अकेला बैठा था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। घर से बाहर निकलते ही विनय भैया ने नाली में पान थूका। आप पान बहुत खाते हैं। विनय भैया शरद से रहा नहीं गया। बस यही पान का तो सहारा है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। खाना चाहे एक बखत न मिले, पर पान जरूर मिलना चाहिए। आइए। पान खाते हैं वे उसे आगे मोड़ पर बनी पान की दुकान की ओर ले चले। मघी पान लगाओ। चूना, कम भीगी सुपारी, इलायची और सादा पत्ती ऊपर से तंबाकू, उन्होंने पान वाले से कहा। आप कैसा पान खाएंगे जमाई बाबू? उन्होंने उससे पूछा। मैं पान नहीं खाता, शरद बोला। अरे ऐसा कहीं होता है? पान खाने वाली चीज है ना, खाने वाली नहीं। जमाई बाबू सच में मैं पान नहीं खाता, पर चलिए मैं मीठा पान खा लूंगा। मीठा पान तो औरतें खाती हैं, बल्कि वे भी जर्दा ले लेती हैं। नहीं, मैं जर्दा तंबाकू बिल्कुल नहीं खाता। अच्छा भाई, जमाई बाबू के लिए जनाना पान लगाओ। पान वाले ने पान में मीठा डालकर दिया। वे वापस आकर हलवाई के पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए और हलवाई से बातें करने लगे। आधा घंटा बीत गया। तभी विनय भैया ने एक लड़के से कहा, अबे चिथरू जाके 2 बीड़ा पान लगवा लाओ। बोलना विनय बाबू मंगवाए हैं। वह लड़का दौड़ कर गया और पान लगवा लाया। लीजिए जमाई बाबू, पान खाइए। अबे जमाई बाबू वाला पान कौन सा है, आप पान खाइए। शरद ने कहा, मेरी आदत नहीं है। चलो तंबाकू अलग से दिए विनय बाबू ने।
पान चेक की लीजिए, ये तो सादा चूना कथा। हाँ, जरा सी सादा पत्ती डाल देते हैं नहीं विनय भैया, मुझे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे क्या कहते हैं जमाई बाबू, सादा पत्ती भी कोई तंबाकू होती है क्या? वैसे खाना तो मर्दानगी की निशानी है। सिगरेट आप पीते नहीं, दारू वगैरह को तो सुना हाँ आप हाथ भी नहीं लगाते। जर्दा तंबाकू की मर्दानगी तो यह बच्चों में भी होती है। तब तक विनय बाबू पान में एक छुटकी सादा पत्ती वाला तंबाकू डालकर उसकी तरफ बढ़ा चुके थे। शरद ने उनसे पान लेकर मुंह में रख लिया। कुछ नहीं हुआ। मर्दानगी के पैमाने को उसने पार कर लिया था। शादी से लौटकर शरद ने पान खाना शुरू कर दिया। बहुत संभाल कर बहुत थोड़ी सी सादा पत्ती तंबाकू लेने लगा। फिर तो वह कायदे से पान खाने लगा। कुछ नहीं हुआ। बस ये हुआ कि उसके खूबसूरत दांत बदसूरत हो गए। एक बार शरद को दफ्तर के काम से एक छोटी सी तहसील में जाना पड़ा। गाड़ी से उतरकर उसने एक दुकान से पान खाया। पान एकदम रद्दी था। कथा तो एकदम ही बेकार था। तुरंत मुंह कट गया। बड़ा रद्दी पान लगाया है, शरद ने पान वाले से कहा। यहां तो यही मिलता है बाबूजी, पूरा मुंह खराब कर दिया यार। ये लो बाबूजी, इसको दबा लो। उसने एक पाउच बढ़ाया। ये क्या है? ये गुटखा है, नया चला है। इससे मुंह कभी नहीं कटेगा। इसमें सुपारी, कथा, चूना, इलायची सब मिला है। पान से ज्यादा किक देता है बाबूजी। शरद ने गुटखे का पाउच फाड़कर मुंह में डाल लिया। अपने शहर में आकर अपनी दुकान से शरद ने पान खाया। आज मजा नहीं आया। उसने 4 गुटखे लेकर जेब में डाल लिए। सोते सोते तक में शरद 4 गुटखे खा गया। सुबह उठते ही ब्रश करते ही गुटखा ले आया। धीरे धीरे उसकी पान खाने की आदत छूट गई। खड़े होकर पान लगवाने की जगह गुटखा तुरंत मिल जाता था। रखने में भी आसानी थी, खाने में भी आसानी थी। परेशानी थोड़ी ही थी, मुंह का स्वाद खत्म हो गया। खाने में टेस्ट कम आता था। रजनी परेशान हो गई। शरद की सारी कमीजों पर दाग पड़ गए जो छूटते ही नहीं थे। सारी पैंटों की जेबों में भी दाग थे। उसे कब्ज रहने लगी। पहले उठते ही प्रेशर रहता था, जाना पड़ता था। अब उठकर ब्रश करके चाय पीकर फिर जब तक एक गुटखा न दबा ले हाजत नहीं होती थी। एक गुटखा थूकने के तुरंत बाद फिर गुटखा खाने की तलब लगती थी। यही गुटखे की खासियत है। मुसीबत की शुरुआत मसूड़ों के दर्द से हुई। पहले हल्का हल्का दर्द था। खाना खाते समय, मुंह चलाते समय दर्द बढ़ जाता था। फिर ब्रश करते समय मुंह खोलने में दर्द होने लगा। शरद ने कुनकुने पानी में नमक डालकर खूब कुल्ले किए, पर कोई आराम न हुआ। धीरे धीरे ऑफिस के लोगों को पता चला। उन्होंने उसे डॉक्टर को दिखाने को कहा, पर उसे लगा शायद ये दांतों का साधारण दर्द है, ठीक हो जाएगा। ये गुटखे के चलते है, ये मानने को उसका मन तैयार नहीं हुआ। कितने लोग तो खाते हैं, किसी को कुछ नहीं होता। उसके महकमे के इंजीनियर साहब महेश जी तो गुटखे की पूरी लड़ी लेकर आते थे। उनका मुंह तो कभी खाली नहीं रहता था। उनकी तो उम्र भी 50 के पार है। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो उसे क्या होगा? वह खाता रहा। फिर शरद के मुंह में दाहिनी तरफ गाल में मसूड़े के बगल में एक छाला हुआ। छाले में दर्द बिल्कुल नहीं था, पर खाने में नमक मिर्च का तीखापन बहुत लगता था। छाला बड़ा हो गया। बार बार उस पर जबान जाती थी। फिर छाला फूट गया। अब तो उसे खाने पीने में और भी परेशानी होने लगी। वह मोहल्ले के होम्योपैथिक डॉक्टर से दवा ले आया। वे पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं थे। रिटायरमेंट के बाद वे दवा देते थे। उन्होंने दवा दे दी, पर आराम नहीं हुआ। आखिरकार रजनी के जोर देने पर वह डॉक्टर को दिखाने के लिए राजी हुआ क्या मुझे सच में कैंसर हो गया है। शरद ने स्कूटर में किक लगाते हुए सोचा, अब क्या होगा। शरद ने तय किया कि अभी वह रजनी को कुछ नहीं बताएगा। डॉक्टर ने भी 5 दिन की दवा तो दी ही है। वह 5 से 6 दिनों की छुट्टी लेगा। रजनी से कह देगा कि डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अभी से उसे बेकार ही परेशान करने से क्या फायदा। यही ठीक रहेगा। घर पहुंचकर उसने स्कूटर खड़ा किया और घंटी बजाई। दरवाजा रजनी ने ही खोला। रजनी को देखते ही वह अपने को रोक न सका और फफक कर रो पड़ा। रजनी एकदम से घबरा गई और शरद को पकड़ने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? क्या हो गया? सब ठीक तो है, मुझे कैंसर हो गया है, कहकर शरद जोर से रजनी से लिपट गया। ये क्या हो गया रजनी? अब क्या होगा? क्या कैंसर? ये आप क्या कह रहे हैं? किसने कहा? डॉक्टर ने कहा है। शरद से बोलते नहीं बन रहा था। रजनी एकदम घबरा गई।
आप जरा यहां बैठिए। उसने शरद को जबरदस्ती सोफे पर बिठा दिया। और अब मुझे ठीक से बताइए कि डॉक्टर ने क्या कहा है। वही अब शरद फिर रो पड़ा। मुंह में इन्फेक्शन हो चुका है। 5 दिन के लिए दवा दी है। कहा है अगर आराम नहीं हुआ तो 5 दिन बाद टेस्ट करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर ने कहा है कि आपको कैंसर है? साफ साफ बताइए। अभी नहीं कहा है। टेस्ट वगैरह हो जाने के बाद कहेगा। तब तो ऑपरेशन भी होगा। जबरदस्ती। आप जबरदस्ती सोचे जा रहे हैं। हो सकता है कि 5 दिन में आराम हो जाए और टेस्ट भी ना कराना पड़े। नहीं, मैं जानता हूं ये गुटखा के चलते है। कैंसर ही होता है गुटखा तो। आप छोड़ेंगे नहीं? रजनी ने दुख से कहा। छोड़ूंगा। छोड़ दिया है। पान भी नहीं खाऊंगा। लोग कहते हैं कि यह आदत एकदम छोड़ने से ही छूटती है। खाइए। मेरी कसम, तुम्हारी और सोनू की कसम तो मैं पहले ही कई बार खा चुका हूं, पर फिर खाता हूं कि नहीं खाऊंगा। पर अब क्या हो सकता है? नुकसान तो हो ही गया है रजनी। अब तुम्हारा क्या होगा? सोनू का क्या होगा? शरद फिर मुंह छिपाकर रो पड़ा। रोइए नहीं और घबराइए भी नहीं। हम लड़ेंगे। अभी तो आपको कंफर्म भी नहीं है। कानपुर वाले चाचा जी का तो गाल और गले का ऑपरेशन भी हुआ था। देखिए, वे ठीक ठाक है। आपको कुछ नहीं होगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको कुछ नहीं होगा। रजनी की आवाज दृढ़ थी। रजनी शरद को पकड़कर बेडरूम में लाई। वह दिन भर घर में पड़ा रहा। नींद तो नहीं आई, पर टेलीविजन देखता रहा और सोचता रहा। कहते हैं कैंसर का पता चलने के बाद आदमी ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक जिंदा रह सकता है। उसकी सर्विस अभी 10 साल की हुई है। पीएफ में कोई ज्यादा पैसा जमा नहीं होगा। ग्रेच्युटी तो खैर मिल ही जाएगी। आवास विकास का मकान कैंसिल कराना पड़ेगा। रजनी किस्त कहां से भर पाएगी? अरे, उसका एक बीमा भी तो है। 1 लाख रुपए का बीमा था। किस्त सालाना थी। तभी शरद को याद आया, इस साल तो उसने किस्त जमा ही नहीं की थी। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वह लपक कर उठकर गया। वह अलमारी से फाइल निकाल लाया। बीमा की पॉलिसी और रसीदें मिल गईं। सही में 2 किस्तें बकाया थी। वह चिंतित हो गया। कल ही जाकर वह किस्तों का पैसा जमा कर देगा। उसने बैग से चेकबुक निकालकर चेक भी बना डाला। फिर उसने चेकबुक रख दी और तकिए पर सिर रखकर बीमा पॉलिसी के नियम पढ़ने लगा। मैं खाना लगाने जा रही हूं, रजनी ने अंदर आते हुए कहा। यह आप क्या फैलाए बैठे हैं? जरा बीमा पॉलिसी देख रहा था। 2 किस्तें बकाया हो गई है। कल ही किस्तें जमा कर दूंगा। अरे, तो तुम वही सब सोच रहे हो? अच्छा चलो, पहले खाना खा लो। रजनी ने बेड के पास ही स्टूल रखकर उस पर खाने की थाली रख दी। शरद खाना खाने लगा। तकलीफ तो हो रही थी, पर वह खाता रहा। रजनी, एक बात बताओ, शरद ने खाना खाते हुए पूछा। क्या है? रजनी ने पानी का गिलास रखते हुए कहा। यह सुसाइड क्या होता है? मतलब यह कि गुटखा खाना सुसाइड में आता है या नहीं। अब मुझ से बेकार की बातें मत करो। मैं वैसे ही परेशान हूं नहीं। असल में पॉलिसी में एक क्लॉज है कि अगर कोई आदमी जानबूझकर अपनी जान लेता है तो वह क्लेम के योग्य नहीं माना जाएगा। गुटखा खाने से कैंसर होता है, सभी जानते हैं, और फिर भी खाते हैं। तो यह जानबूझकर अपनी जान लेने की श्रेणी में आएगा कि नहीं? अब रजनी अपने को रोक ना सकी। उसने मुंह घुमाकर अपना आंचल मुंह में ले लिया और एक सिसकी ली। दूसरे दिन शरद तैयार होकर ऑफिस गया। वह सीधे महेंद्र जी के पास गया। उसका बीमा उन्होंने ही किया था। उसने उन्हें अपनी किस्त का चेक दिया। अरे महेंद्र जी, आपने तो याद भी नहीं दिलाया। 2 किस्तें पेंडिंग है। बताया तो था, महेंद्र जी ने चेक लेते हुए कहा। आप ही ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा ब्याज भी लगेगा। चाहिए तो मैं कैश जमा कर दूंगा। आप बाद में दे दीजिएगा। महेंद्र जी, एक बात पूछनी थी आपसे। शरद ने धीरे से कहा। कहिए ना, वह क्या है कि गुटखा खाने वाले का क्लेम मिलता है ना कि नहीं मिलता? क्या महेंद्र जी समझ नहीं पाए? नहीं, जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं और उनको कैंसर हो जाता है तो उनको क्लेम मिलता है कि नहीं? आपको हुआ है क्या? अरे नहीं, मुझे क्यों? ऐसे ही पूछा। अच्छा, अब मैं समझा। आप तो जबरदस्त गुटखा खाते हैं, तभी तो पूछ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया पान गुटखा खाती है। ऐसा होता तो बीमा बंद हो जाता, पर उसमें एक क्लॉज है ना। कौन सा? वही सुसाइड वाला। बीमित इंसान का जानबूझकर अपनी जान देना। महेंद्र जी कई पलों तक उसे हैरानी से घूरते रहे।
फिर ठट्ठा कर हंस पड़े। बात तो बड़े काम की आई है आपके दिमाग में। सही में गुटखा खाने वाला अच्छी तरह से जानता है कि उसे कैंसर हो सकता है और वह मर सकता है। एक तरह से तो यह सुसाइड ही है, पर अभी तक कंपनी का दिमाग यहां तक नहीं पहुंचा है। बस आप किसी को बताइएगा नहीं। पिछले अंक में आपने पढ़ा था, शरद के एक दूर के साले ने उसे पान खाने का चस्का लगा दिया। पहले मीठा, फिर तंबाकू वाला। धीरे धीरे शरद गुटखा खाने लगा। एक दिन मुंह में छाला हुआ तो डॉक्टर ने उसे चेतावनी देते हुए दवा लिख दी। शरद को लगा कि उसे कैंसर हो गया है, इससे उसकी हालत पतली हो गई। पर यह छिपेगा कैसे महेंद्र जी? ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन और दवा के खर्चों का बिल ऑफिस से पास होगा। पता तो चल ही जाएगा ना। अरे कंपनी को कैसे पता चलेगा? वह डेथ सर्टिफिकेट होता है ना कंपनी। डेथ सर्टिफिकेट तो मांगेगी ना, तो उसमें तो मौत की वजह लिखी होती है ना। उसमें अगर कैंसर लिखा होगा तो समस्या हो सकती है ना। अरे आप इतनी फिक्र मत कीजिए भाई, आपके डेथ सर्टिफिकेट में हम लोग कुछ और लिखा देंगे। इतना तो हम लोग कर ही लेते हैं। अब जाइए, मैं कुछ काम कर लूं। शरद चिंतित सा उठ गया। पीछे से महेंद्र जी ने आवाज दी, शरद बाबू, एक बात सुनिए। शरद पलट गया। जी आप पान गुटखा खाना छोड़ दीजिए। अगर कॉज ऑफ डेथ में कोई और वजह लिखी होगी तो क्लेम में कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ गए ना जी? समझ गया। छोड़ दिया है। आधे घंटे के अंदर पूरे ऑफिस में खबर फैल गई कि शरद को कैंसर हो गया है। चपरासी ने आकर शरद को बताया कि इंजीनियर साहब उसे बुला रहे हैं। शरद उनके केबिन में गया। उन्होंने इशारे से बैठने को कहा। कौन सी स्टेज है? उन्होंने गुटखा थूक कर कहा। जी अभी तो कंफर्म ही नहीं है, टेस्ट होना है, इसका पता ही लास्ट स्टेज पर चलता है। आप लोग बड़ी गलती करते हैं, निगल जाते हैं। अब मुझे देखिए, जब से पान मसाला चला है खा रहा हूं, पर मजाल है कि कभी निगला हो, कभी कभी हो जाता है, तभी तो यह परेशानी होती है। मैं आपकी फाइल देख रहा था। आपकी पत्नी का नाम रजनी है ना? जी हां, वह ग्रेजुएट है ना जी? साइंस में ग्रेजुएट है, बहुत बढ़िया कंप्यूटर का। कोई कोर्स किया है क्या? नहीं साहब, वो तो उसने नहीं किया है। करा दीजिए, 3 महीने का कोर्स करा दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि आजकल कंप्यूटर के बिना काम नहीं चलता जी। मैं जल्दी ही करा दूंगा, उसे आपकी जगह नौकरी मिल जाएगी। आपके पीएफ में कुछ प्रॉब्लम है, पर मैं उसे देख लूंगा, पर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। टेस्ट होने हैं, कंफर्म ही समझिए। और क्या आप लेंगे? उन्होंने नया पाउच तोड़ते हुए पूछा। नहीं साहब, मैंने खाना छोड़ दिया है। अरे आराम से खाइए, उन्होंने पाउच सीधे मुंह में डालते हुए कहा। जितना समय बचा है, जो मन हो खाइए। जितना नुकसान होना था हो चुका है, अब कोई फर्क नहीं पड़ना है। खाइए या छोड़ी दे। खुश रहिए और मस्त रहिए शरद बाबू, दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। बीवी को जॉब मिल जाएगी और बच्चा पल जाएगा। कुछ समय बाद किसी को आपकी याद भी नहीं आएगी। पर उसने कंप्यूटर कोर्स किया होता तो अच्छा था। उसकी अंग्रेजी कैसी है? ठीक ही है। आपकी अंग्रेजी कमजोर थी, आपकी ड्राफ्टिंग भी कमजोर थी। हम तो यही चाहते हैं कि ऑफिस को काम का स्टाफ मिले। मैं करा दूंगा सर, मैं उसे कंप्यूटर कोर्स करा दूंगा। 3 महीने वाला नहीं, 6 महीने वाला करा दूंगा। नहीं, 3 महीने वाला ही ठीक है। बीच में छोड़ना ना पड़े। ठीक है सर, ऑल माई बेस्ट विशेस, थैंक यू सर। कहकर शरद बाहर आकर अपनी सीट पर पहुंचा। इंजीनियर की बात सुनकर शरद का मन घबराने लगा। उसने 1 हफ्ते की मेडिकल लीव की एप्लीकेशन लिखी। वह सीधे इंजीनियर साहब के कमरे में आ गया। वे खाना खाकर नया पाउच तोड़ रहे थे। सर, मैं घर जा रहा हूं 1 हफ्ते की मेडिकल लीव पर। शरद ने अपना निवेदन उनकी सीट पर रखा। मैं तो पहले ही कह रहा था। जाइए, और भी छुट्टी बढ़ानी हो तो बढ़ा दीजिएगा। एप्लीकेशन देने की भी जरूरत नहीं है, फोन कर दीजिएगा, मैं संभाल लूंगा। शरद घर आ गया। वो बहुत निराश था, पर इंजीनियर साहब की एक बात से उसे तसल्ली मिली। रजनी को नौकरी मिल जाएगी और वो बेसहारा नहीं रहेगी। 5वें दिन शाम को शरद डॉक्टर के यहां पहुंचा। रजनी भी जिद करके साथ गई थी। उनकी बारी आई तो वे डॉक्टर के चैम्बर में गए। आइए, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब ने उन्हें पहचान लिया। क्या हाल बताएं डॉक्टर साहब? शरद ने कहा। अब आप ही देखिए और बताइए, आपके छाले का क्या हाल है? दर्द तो कम है, लेकिन खाना खाने में तकलीफ होती है। अच्छा, मुंह खोलिए। शरद ने मुंह खोला। उसे लगा कि मुंह पहले से कुछ ज्यादा खुल रहा है। यह देखिए, डॉक्टर ने एक शीशा लगे यंत्र को मुंह में डालकर दिखाया। यह गाल देखिए,
दूसरी तरफ भी ये देखिए, पूरा चितकबरा हो गया है। इसमें जलन या दर्द है क्या? नहीं डॉक्टर साहब, जलन या दर्द तो पहले भी नहीं था, पर जबान से छूने पर पता नहीं चलता है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। आजकल पान मसाला के पाउच का क्या स्कोर है छोड़ दिया है डॉक्टर साहब। अब रजनी बोली, जिस दिन से आपके पास से गए हैं उस दिन के बाद से नहीं खाया है, आपको क्या मालूम। आप जरा चुप रहिए, आपसे बाद में बात करता हूं। ये बाहर जाकर खा आते होंगे तो आपको क्या पता चलेगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने उस दिन से पान मसाला का एक दाना भी नहीं खाया है। शरद की आवाज भर्रा गई। क्यों नहीं खाया है आप? तो दिन भर में 20 पाउच खा जाते थे। डर लगता है साहब। वेरी गुड, तभी आराम दिख रहा है। मैं 5 दिन की दवा और दे रहा हूं, उसके बाद दिखाइएगा डॉक्टर साहब। वह कैंसर वाला टेस्ट शरद ने कहना चाहा। 5 दिन बाद जरा और प्रोग्रेस देख लें उसके बाद। और आप अब जरा बाहर बैठिए, मुझे आपकी पत्नी से कुछ बात करनी है। शरद उठकर धीरे धीरे बाहर आ गया, दरवाजा बंद कर दिया। रजनी हैरान सी बैठी रही। पिछले 5 दिन आप लोगों के कैसे बीते? डॉक्टर साहब ने रजनी से पूछा। रजनी जवाब न दे पाई। उसकी आंखें भर आई, वो गला रुंध गया। उसने आंचल मुंह पर लगा लिया। जी, रजनी ने हैरानी से कहा। वह कुछ समझ न पाई। शरद की हालत इतनी खराब नहीं है, उनकी हालत ठीक भी नहीं है। समझ लीजिए कि कैंसर ने अभी दस्तक दी है। अंदर नहीं आया है, यानी उन्हें कैंसर नहीं है कहना मुश्किल है, पर दवाओं ने असर किया है। मानिए 5% सुधार हुआ है, तो अभी इनका टेस्ट नहीं होना है, टेस्ट वेस्ट नहीं करना है। वह मैंने इन्हें डराने के लिए कहा था, ये डर भी गए हैं। अच्छा हुआ, इन्हें पान मसाला या गुटखा खाने से डर लगने लगा है। इस डर ने ही इन्हें गुटखे से 5 दिन दूर रखा है। अब मैंने इन्हें 5 दिन की दवा और दी है। अगर ये 10 दिन तक गुटखे से दूर रहे तो गुटखा इनसे छूट सकता है। यह स्टडी है कि टोबैको एडिक्ट अगर 10 दिन तक टोबैको से दूर रहे और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो तो टोबैको की आदत छूट सकती है। पर इनका मुंह तो पूरा नहीं खुल पा रहा है। देखिए मिसेस शरद, हर गंभीर बीमारी अपने आने का संकेत देती है और संभलने का मौका भी देती है। माउथ कैंसर का भी यही हाल है। पहली दस्तक मुंह का न खुलना या कम खुलना है। उनकी यह हालत 2 से 3 महीने से होगी। यह फर्स्ट स्टेज है। फिर आता है मुंह का छाला, 1 या 2 छाले। ये छाले होने के 5 या 6 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इनमें कोई दर्द वगैरह भी नहीं होता। 10 से 15 दिनों के बाद एकाध छाला और होता है और ठीक हो जाता है। इसे आप सेकंड स्टेज समझिए। यहां तक लोग इसकी सीरियसनेस नहीं समझते। फिर आती है थर्ड स्टेज। एक साथ कई छाले होते हैं। ये सूखते नहीं हैं, इनमें घाव हो जाते हैं और अंदर ही इनमें पस पड़ जाती है। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जब छाले का घाव गाल की दूसरी तरफ यानी बाहरी तरफ आता है। यह स्टेज बहुत तेजी से आती है और घाव व कैंसर सेल की ग्रोथ गाल से गले तक हो जाती है। यह लाइलाज है, यानी ये सेकंड स्टेज पर पहुंच गए थे कह सकते हैं। सेकंड स्टेज की प्राइमरी स्टेज पर इसका इलाज क्या है? सेकंड स्टेज तक ही इलाज किया जाता है। थर्ड स्टेज आने पर ऑपरेशन कभी कभी कामयाब होता है। चौथा स्टेज लाइलाज है। इसका एक ही इलाज है। पहली स्टेज होते ही तंबाकू से परहेज, खासकर पान मसाला या गुटखा से। 1, 2 या 5 रुपए के गुटखे में क्वालिटी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? यह सामान्य सी बात लोग क्यों नहीं समझते। फिर इसके बनाने वाले इसी 1 से 2 रुपए से करोड़पति हो जाते हैं और सरकारें हजारों करोड़ टैक्स से भी कमा लेती है। 2 रुपए के पाउच की क्वालिटी शायद 20 पैसे की भी नहीं होती। जब ऐसा है तो सरकार इसे रोक क्यों नहीं देती? छोड़ी दे। यह बड़ी बहस की बात है तो ये बच सकते हैं शरद बाबू, बच जाएंगे, बशर्ते ये तंबाकू से दूर रहे। रजनी से रहा न गया। उसने सिर पर आंचल रख लिया और उठकर डॉक्टर साहब के पैर छू लिए। अरे ये आप क्या कर रही हैं? उठिए आप डॉक्टर नहीं हैं। रजनी की आंखों से आंसू बहने लगे। बड़ी हत्यारी चीज है ये गुटखा। मिसेस शरद, डॉक्टर साहब गमगीन हो गए। मैंने अपना बेटा खोया है। मैं उसे बचा नहीं पाया। उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहा था। हाँ बेटी, मेरा बेटा भी पान मसाला खाता था। एक दिन एक एक डब्बा खा जाता था। यह चीज ही ऐसी है
जो गरीब अमीर ऊंचा नीचा कुछ नहीं देखती है। बस इसलिए मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आउट ऑफ द वे जाकर भी कोशिश करता हूं कि इससे किसी को बचा सकूं। रजनी कुछ कह ना सकी, बस एकटक डॉक्टर को देखती रही, जो अब एक गमगीन पिता लग रहे थे। अब तुम जाओ और वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। याद रखना, शरद जी को ठीक करने में जितनी मेरी कोशिश है उतनी ही जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। जाओ और अपनी गृहस्थी, अपने परिवार को बचाओ। रजनी बाहर आ गई। शरद बेचैन हो रहा था। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? बाहर आते ही उसने पूछा। चलो घर चलकर बात करते हैं, रजनी ने गमगीन लहजे में कहा। वे रिक्शा से ही आए थे, रिक्शा से ही वापसी हुई। अब तो बताओ, क्या डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं? तुम कैंसर की सेकंड स्टेज पर पहुंच गए हो, रजनी ने साफ साफ कह दिया। अब अगर तुम गुटखा खाओगे तो लास्ट स्टेज पर पहुंचोगे, फिर कोई इलाज नहीं होगा। अरे गुटखे का तो अब नाम ना लो। अब तो मैं गुटखे की तरफ देखूंगा भी नहीं। अभी कोई इलाज है क्या? अभी डॉक्टर साहब ने साफ साफ नहीं बताया है। 10 दिन बाद बताएंगे। तुम्हें पूरा आराम करना होगा। तुम्हें छुट्टी बढ़ानी होगी। मैं कल ही 1 महीने की छुट्टी बढ़ा दूंगा। शरद ने 1 महीने की छुट्टी बढ़ा दी, पर उसे 2 महीने लग गए शरद के ऑफिस ज्वाइन करने से। 2 दिन पहले ऑफिस के सभी कुलीग उससे मिलने घर आए। सभी खुश थे। तभी रजनी ने प्रस्ताव रखा कि शरद के ठीक होने की खुशी में कल यानी रविवार को सभी सपरिवार रात के खाने पर उनके यहां आए। सभी ने तालियां बजाकर सहमति दी। पर भाभी जी, हमारी एक शर्त है, नीरज ने कहा। बताइए नीरज जी, रजनी ने मुस्कुराकर कहा। हमारी भी एक शर्त है, नीरज ने नाटकीयता से कहा, कि सभी अतिथियों का स्वागत पान मसाले से किया जाए। यह सुनकर वहां सन्नाटा पसर गया। भाड़ में जाओ। तभी शरद ने मुंह बनाकर कहा, मेरे सामने कोई पान मसाले से स्वागत, तो क्या कोई पान मसाले का नाम भी न ले? पार्टी वार्टी भी जाए भाड़ में। अरे अरे, गलती हो गई भाभी जी, पान मसाले से नहीं, बल्कि हमारी शर्त है कि अतिथियों का स्वागत शरबत के गिलासों से किया जाए। मंजूर है, रजनी ने कहा। तो सभी की हंसी गूंज उठी, शरद की भी, क्योंकि अब उसका मुंह पूरा खुल रहा था।